नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। घड़ी मिला लीजिए, 8:55 हुए हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। चर्चा आज करेंगे दुनिया में हड़कंप मचाने वाले कोविड के नए वेरिएंट की। भारत में भी उसके 3 केस अब तक मिल चुके हैं, लेकिन ओवरऑल स्थितियां क्या है और क्या केंद्र ने नई गाइडलाइंस दी हैं, उसकी चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि लगातार जो सुक्खू दफ्तर बंद कर रहे हैं, उनको लेकर बीजेपी कितना तिलमिलाई हुई है और हकीकत क्या है। आप हकीकत जानना चाहते होंगे, आज आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि नया एडवोकेट जनरल किसको बनाया गया है। इसके अलावा कुछ हादसे हुए हैं, उनकी चर्चा भी देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि सीमेंट विवाद पर पहली बार गौतम अडानी ने क्या कहा है। उनका बयान आया है, एक एक करके सुनाएंगे। जरा जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप। वीरेंद्र जी, रोहित जी, राकेश कुमार जी, घनश्याम जी, राम गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। संजीव सूद जी, बस एक आधा मिनट लेंगे ताकि कुछ अच्छे साथी जुड़ जाएं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमको बार बार रिपीट करनी पड़ती है। राजीव गुप्ता जी, प्रवीण चौहान जी, लवली भारद्वाज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पवन कुमार जी, राम राम, कैसे हैं आप। वासुदेव शर्मा जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। गुरु सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। रवि राज कौंडल जी, थोड़ा सा लेट हो गए, नो प्रॉब्लम, देर आए दुरुस्त आए। अनूप मेहता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सर। चंद्रशेखर ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। बलदेव शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। नरेंद्र चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। रिचा राठौर जी, नमस्ते। प्रकाश चंद जी, शुक्रिया। तो आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ हम कुछ ऐसी खबरें भी जो उतनी बड़ी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उनसे शुरुआत करेंगे। अशोक बकारिया जी, विशाल शर्मा जी, आपका स्वागत है। आज्ञा शेला ठाकुर उमनत जी, आपका भी स्वागत है। सिकंदर नेगी जी, आपका भी स्वागत है। राकेश अवस्थी जी, आपका भी स्वागत है। लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके आए हैं और ये 2.6 इनकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी गई है और इन झटकों को महसूस करते ही लोग अपने घरों से बाहर निकला है। ये घटना आज दोपहर 2:25 की है और इसका एपिसेंटर लाहौल स्पीति में ही माना गया है। 5 किलोमीटर जमीन से नीचे ये भूगर्भीय हलचल हुई है। 2:25 के आसपास ये भूकंप आया है। 2.6 इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है और अभी किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। ये लाहौल स्पीति की खबर थी। आगे एक दुखद खबर और है। देर रात आकपा, किन्नौर जिले के आकपा के पास एक मारुति कार 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत की होगी और दूसरा घायल है। तो किन्नौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। घायल को सीएचसी पू में उपचार के बाद रिकांगपिओ रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। तो ये 2 मामले थे और सरकार धीरे धीरे अपना एजेंडा बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार अपने मोहरे, अपने साथी उनको फिट करते जा रहे हैं। मंत्रिमंडल अभी नहीं बना है लेकिन एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हो गई है। हाईकोर्ट के वकील अनूप रतन को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। मूलतः ऊना जिला के चिंतपूर्णी के रहने वाले अनूप रतन पिछले 23 साल से 2 दशक से अधिक समय से हिमाचल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और लंबे समय से इनका एसोसिएशन जो है एनएसवाई और कांग्रेस से रहा है। अंततोगत्वा आज उनको उसका प्रतिफल मिला है और इनको हिमाचल का नया एडवोकेट जनरल बनाया गया है। ये यूपीए 2 सरकार में जो है भारत के स्टैंडिंग काउंसिल भी रह चुके हैं और वीरभद्र सरकार में ये एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं अनूप रतन। 1998 में इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएशन किया था और 1999 से ये लगातार वहां पे वकालत कर रहे हैं। इनके पिता ने भी ऊना कैंप शहर में लंबे समय तक वकालत की है, यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी वकालत की है। तो देर शाम कल इनके आदेश हुए थे और वो खबर हम आपको अभी बता रहे हैं। अब चर्चा करेंगे कोविड की। कोविड ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। हालात ये हैं कि चीन में ये माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ के आसपास लोग कोविड से ग्रस्त हो जाएंगे। 80 करोड़, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। 80 करोड़ के आसपास चीन में जो लोग हैं, वो आशंका जताई जा रही है कि वो अगले कुछ महीनों में वहां पे ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है जिसको BF7 नाम दिया गया है और इससे जो है वो पीड़ित हो जाएंगे।
इसकी समस्या ये है इस वेरिएंट की कि ये वैक्सीन को भी मात देने में सक्षम है। हालांकि भारत में इसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं, भारत में इसको लेकर ज़्यादा चिंता नहीं है क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन के 2 राउंड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और 27% लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका है। जिन्होंने नहीं लगाया है वो कृपया लगवा लें, क्योंकि दिक्कत जो है अभी उतनी नहीं है, लेकिन उसको इन्वाइट करना भी अच्छा नहीं रहता है। हालांकि ये भारत की अगर बात करें तो यही वेरिएंट भारत में भी आ चुका है। सितंबर में ये आ गया था, सरकार अब जागी है 4 महीने के बाद। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बीतने को है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया है कि ये चीनी वेरिएंट BF7 जिसने चीन में को राम मचाया हुआ है और अगले 2 महीने के भीतर वहां 80 करोड़ लोगों के यानी 60% से अधिक लोग जो है वो कोविड से वहां पे ग्रस्त हो जाएंगे और 80 करोड़ जो है इसी नए BF वेरिएंट के कारण जो है वहां पे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत में सितंबर महीने में ही ये BF7 वेरिएंट आ गया था। बड़ोदरा में एक NRI महिला में इसके लक्षण मिले थे। अमेरिका से बड़ोदरा आई थी और उसके संपर्क में आए 2 अन्य लोगों की भी जांच हुई थी, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके अलावा 2 अन्य केस अहमदाबाद और ओडिशा में भी मिले थे, लेकिन उसके बाद से शांति है। शांति की वजह वही कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन का डाटा जो है वो बहुत ऊपर है। लेकिन समस्याएं जो है इस तरह से जिस तरह से पूरे विदेश में आ रही हैं, उसके चलते देश में भी अब अलर्ट जारी किया गया था। इसकी खबर हमने कल आपको दी थी। आज एडवाइजरी आई है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाते समय आप सख्ती से कोविड नियमों का पालन करें। हो सके तो कोशिश करें कि आप मास्क को फिर से अपनाएं। यही आपकी सबसे पहली जो सुरक्षा चक्कर है वो यही है। ये अभी इसको जो है एडवाइजरी जारी करी गई है। अभी कोई नियम लागू नहीं हुआ इस तरह का, लेकिन एडवाइजरी जरूर है कि आप बचें इस तरह से। और बूस्टर डोज भी ले लें जिन्होंने नहीं लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक जो है 27% आबादी ने ही जो है बूस्टर डोज ली है और ये गाइडलाइंस जो है वहां से आई हैं और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में केस बढ़ रहे हैं, जबकि भारत में एक्टिव केसों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। भारत में अगर बात करें तो आज सुबह 8 बजे तक देश में कुल 3,04,90 यानी 3490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। यानी यहाँ पे समस्या उतनी नहीं है, लेकिन उसको इनवाइट भी ना करें और आप अपना जो है बूस्टर डोज का इंतजाम जरूर करें अगर आपने नहीं लगाई है। देश में अब तक 4,46,00,000 लोग कोविड का शिकार हो चुके हैं और इनमें से 5,30,000 दम तोड़ चुके हैं कोविड की वजह से। ये कोविड डेथ है 5,30,000 और एक्टिव केस इस समय 3490 यानी 3500 से भी कम। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ इस समय अभी जो कोविड का डाटा है वो भी आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि पिछले कुछ दिनों में जापान में इस समय जो एक उछाल आया है दुनिया में केसेस का। जापान में इस समय 72,297 केस हैं, ब्राजील में 29,579 केस हैं, कोरिया में 26,622 केस हैं, अमेरिका में 19,893 केस हैं और भारत में जो है अभी मैंने आपको बताया कि 3500 केस हैं। और ये जो है डाटा हम लोग जो है आपको लेटेस्ट डाटा जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी हालात बहुत ही ज़्यादा सामान्य हैं और आज हालांकि 4 नए केसेस जरूर आए हैं, 2 ठीक होके आए हैं। केसेस अगर बात करें तो कुल्लू में 3 है इस समय, और अगर आपको लेटेस्ट डाटा चाहिए तो वो भी मैं आपको दे देता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है लापरवाह हो जाएं, यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये लौट रहा है और वेरिएंट है कहीं से भी आ जाएगा तो इसको इनवाइट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हिमाचल प्रदेश में आज जो केसेज आए हैं वो आए हैं जी, न्यू केसेज आए हैं। कुल्लू में 1 आया है, शिमला में 1 आया है, सिरमौर में 1 आया है। तो कुल मिला के आज 3 नए केसेज जो हैं आए हैं और रिकवर जो है वो 4 लोग हुए हैं। और कुल अभी तक हमारे पास एक्टिव केसेस 19 हैं, 19 जिसमें से बिलासपुर में 3, चंबा में 1, कांगड़ा में 5, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है, कुल्लू में 3, मंडी में 2, शिमला में 3, सिरमौर में 2। बाकी 5 जिले जो हैं वो कोविड मुक्त हैं, जिसमें ऊना है, सोलन है, इसके अलावा हमीरपुर है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है। ये जिले अभी कोविड मुक्त हैं। तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए। और यहाँ जो आज बैठक होनी थी कोविड को लेकर उसको स्थगित कर दिया गया कल के लिए, लेकिन अलर्ट पे सभी जिलों को डाल दिया गया और ये ताकीद की गई है कि वे अधिक से अधिक सैंपल लें और
जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी कुछ सैंपल्स को भेजा जाए। अगर सैंपलिंग की बात करें तो आज हमारे पास सैंपल कल से लगभग दुगने, कल 300 के आसपास सैंपल थे, आज 527 सैंपल लिए गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको लग सकता है कि हल्का सा उछाल आ रहा है। उसकी वजह यह होगी कि सैंपलिंग ज़्यादा होगी। सैंपलिंग ज़्यादा होगी तो जाहिर है कि जो सर्दी जुकाम से पीड़ित है, मेरी तरह थोड़े से खांस रहे हैं, उनका भी नंबर जो है इधर को लग सकता है। लेकिन वही बात है कि ये डिपेंड करता है कि आपका सीटी काउंट कितना है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात रखें, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका ज़्यादा है। अब क्लिनिकल इफेक्ट जो है भारत में अब कम है, लेकिन बाकी देशों की हालत निश्चित तौर से परेशानी वाली है। लेकिन उधर केंद्र सरकार की परेशानी ये नहीं है कि कोविड बढ़ रहा है, वो तो 3500 केस है, 3490 केस है। लेकिन केंद्र ने एक और चिंता जताई है। केंद्र ने आज एक चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी को, और उसमें कहा गया है कि आप जनाब अपनी जो भारत यात्रा है उसको रोक दें, क्योंकि इससे कोविड फैल रहा है। ये चिट्ठी जो है मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिखी है। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश को बचाने के लिए आप भारत जोड़ो यात्रा को रोक दें। और इसके बाद अब जाहिर है कि राजनीति भी गरमाएगी। तो राजनीति गरमानी शुरू हो गई है, और मनसुख मांडविया के बयान के बाद कांग्रेस के लोगों ने अब बीजेपी के ऊपर सवाल दागे हैं। सवाल इस तरह से आए हैं कि जनाब आपने क्या त्रिपुरा में जो रैली हुई प्रधानमंत्री की, उसमें कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया? आपने गुजरात के चुनाव में कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया? तो ये सारी चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्ति चिदंबरम कहते हैं कि अचानक भारत जोड़ो यात्रा पर इतना ध्यान क्यों आ गया है, और अभी तक तो प्रोटोकॉल को लेकर कोई नेम नहीं आया, लेकिन अब सरकार को इसकी चिंता कोविड के बहाने हो रही है। तो जाहिर है कि सरकार भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है। उधर डोला सेन बोली कि सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल को लेकर कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। गहलोत ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहला लेटर पीएम को लिखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने राजस्थान और त्रिपुरा में जो रैलियां, माफ कीजिए, गुजरात और त्रिपुरा में जो कार्यक्रम किए हैं उसमें इस तरह का कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। मनसुख मांडविया का चिट्ठी हमारे सामने है, उसमें दो तरह की अपील की गई जो अपने आप में बताती है कि मामला क्या है। ये स्वास्थ्य मंत्री लिखते हैं कि कई सांसदों ने चिंता जाहिर की है कि भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल रहा है। अपील की गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। यात्रा में जो भी लोग शामिल हो सबने वैक्सीन जरूर लगाई हो, यानी प्रोटोकॉल की बात हो रही है। और लेकिन दूसरा ही पॉइंट में लिखा है कि इतनी बड़ी यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि करिए, और दूसरी तरफ कहा गया कि संभव नहीं है। ऐसे में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के हालातों को देखते हुए यात्रा रोक देना सही होगा। यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ 220 करोड़ डोजेज वैक्सीन की लग चुकी है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के हालात, इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है कि कांग्रेस को अब यह कहने का मौका मिल गया है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है, क्योंकि इस यात्रा के दौरान ही 7 सितंबर को यात्रा शुरू हुई थी। बीजेपी के हाथ से एक राज्य निकल गया है, वो राज्य हिमाचल प्रदेश है। यहां पे कांग्रेस की सरकार बनी है। हालांकि इस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं। दिल्ली में वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, और कांग्रेस ने उसको, बीजेपी ने उसको भी मुद्दा बनाया है कि वो भी भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में शामिल हुए थे। अब ये पॉलिटिसाइज भी हो रहा है मामला, इसको आप समझते हैं मुझसे ज़्यादा। लेकिन दूसरा मामला एक और भी पॉलिटिसाइज हो रहा है। लगातार हिमाचल प्रदेश में दफ्तर बंद हो रहे हैं, जो जाते जाते गोदान के रूप में खोले गए थे। उन तमाम गोदान का जो है पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, और फिलहाल तमाम दफ्तरों को बंद किया जा रहा है। आज 315 किए, कल 250 बंद हुए थे, आज 315 हुए। लगभग 500 दफ्तर 2 दिन में बंद कर दिए गए, डीनोटिफाई करा दिए गए हैं। और आज जो बंद किए गए हैं उनमें से 178 हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें पीएचसी सीएससी जो अपग्रेड किए गए थे वो हैं। ऐसा नहीं है कि जो चल रही है पीएचसी उसको बंद कर दिया गया, जिसको अपग्रेड कर दिया गया था, पीएचसी से सीएससी बना दिया था, इस तरह से अपग्रेड कर दिए थे। या सीएससी को क्या कि 35 बेड का हो जाएगा, 20 बेड का हो जाएगा, इस तरह के हॉस्पिटल जो है उनको बंद कर दिया गया है। 3 तहसील ऑफिस हैं, 20 सब तहसील के ऑफिस हैं, 9 कॉन्गो सर्किल हैं, 79 पटवार सर्कल हैं, 16 जो है वो पीडब्ल्यूडी के डिवीजन है, और 1 फॉरेस्ट का डिवीजन भी है, वो नोटिफाई जो है डीनोटिफाई किया गया है। और
पीडब्ल्यूडी के जो 27 दफ्तर बंद हुए हैं उनमें तैनात स्टाफ को ईएनसी दफ्तर शिमला में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। बंद हुए दफ्तरों में इलेक्ट्रिकल सर्कल पीडब्ल्यूडी मंडी, जंजैहली, चंबा का चौड़ी डिवीजन, ज्वालामुखी डिवीजन, ननखड़ी शिमला का, सेक्शन ऑफिस खौलीघाट और खराहन ये भी शिमला के हैं, डिवीजन ऑफिस नेरवा शिमला का, डिवीजन पट्टा महलोग ये भी शिमला का है, और जयनगर ये सोलन में है शायद, सेक्शन ऑफिस बघेड़ और सब डिवीजन मखरीडी इनको बंद कर दिया गया है। सब डिवीजन सरेन खिड़की ये शिमला के ही हैं, एनएच सब डिवीजन रिकांगपियो और शोंगटोंग सेक्शन ऑफिस, खोदोवाला ऑफिस, बुंगरानी, ताउरू भेला सब डिवीजन खापाहारा इन सबको जो है वो बंद कर दिया गया है। ये पीडब्ल्यूडी के दफ्तर हैं। उधर जो 3 तहसील दफ्तर डीनोटिफाई किए गए हैं उनमें लाहौल स्पीति का उदयपुर, बिलासपुर का भराड़ी और सोलन की कृष्णागढ़ तहसील जो है वो बंद है। और मंडी में जो है सेटलमेंट डिवीजन के 9 कानगो सर्कल दफ्तर भी डीनोटिफाई हुए हैं। इसमें जो है बनेहरडी, रायपुर, कजौड़, राजपुर तथा भाटावाली, केलोधार, बस्सी, बजौन, स्तौन, मझोटी और भांवला जो है वो शामिल है। इसके अलावा 20 तहसील सब तहसील नोटिफाई की गई हैं। इसमें हरलोग, कालाम्ब, जालग, चचियां, जालमा, राजपुर, खोंडोवाला, धमाबड़ी, समरकोट, थेली, चक्की, साहो, ज्यूरी, दौलतपुर चौक, बड़ा गांव, बल्देया, कोटी, तलाई, सुबाथू, मतियाना, स्तौन, अशला इन दफ्तरों को जो है सब तहसील दफ्तरों को डीनोटिफाई कर दिया गया है। मंडी में सैटेलाइट डिवीजन भी डीनोटिफाई कर दिया है। यहीं तक कि पूर्व सीएम के चुनाव क्षेत्र का फॉरेस्ट डिवीजन जो है उसको भी डीनोटिफाई कर दिया। ये वाइल्ड लाइफ का डिवीजन था जी। और इन संस्थानों पर फिलहाल ताले जड़ दिए गए हैं और इनके जो स्टाफ है उसको निकट के जो दूसरे बड़े दफ्तर हैं वहां पे हाजिर होने को कहा गया है। तो ये लगातार मामला हो रहा है और स्वास्थ्य संस्थानों पर भी ताले जड़ दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र में भी हथोल का जो पटवार सर्कल है वो बंद कर दिया गया, हमीरपुर का, नदौन का, बेसिकली हथोल उन्हीं के कांस्टिट्यूंसी में पड़ता है तो इसको बंद कर दिया गया। 4 सोलन ये पटवार सर्कल बंद किया। मंडेसर, डकरियाना, परवाणु, छपराहान, गंगोट हमीरपुर का, मंडी में कोटला, खनूला, खारसी, झरेड़, सिरमौर में संखौली, ढांग, रोहाना, चांदनी, पोका, कुनार, धमौन, कांटी, बशवा, बलदुआ, बोहल, शावग, जुइनल, माटला, कुल्लू में कराड़सू, मंडी में मतेहल, सनारली, मनोला, कांडी 3, बनेरा, नवीधार, बाग, कुठेड़, चौकी, लाहौल स्पीति में मरिंग और शिमला में सतलाई पटवार सर्कल जो है ये बंद कर दिया है। इसके बाद अब एक बहस छिड़ गई है बीजेपी और कांग्रेस ने। बीजेपी 2 दिन से इन मुद्दों को लेकर तिलमिलाई हुई है और उसके ये आरोप हैं कि बदले की भावना से काम हो रहा है। कल जयराम ठाकुर ने भी एक बयान दिया था कि हम लोग इसको लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। हमारा ये मानना है कि उनके बयान का स्वागत किया जाना चाहिए। बेसिकली पता तो चले कि असलियत क्या है, क्योंकि सरकार कह रही है कि इन तमाम दफ्तरों को सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए खोला गया था और किसी के लिए बजट का प्रावधान नहीं था, कहीं स्टाफ का प्रावधान नहीं था, बस रातों रात फट्टे टांग दो, घोषणा कर दो, ये हुआ। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में इनका पुनर्मूल्यांकन, इन पर पुनर्विचार जरूरी है। लेकिन दिलचस्प ढंग से जो बीजेपी आज कह रही है कि हाय मार दिया, हमारे विकास के काम जो हमने किए थे वो बंद कर दिए, हमारे खोले दफ्तरों पर ताला लगा दिया, वो बीजेपी ये भूल गई कि आज से ठीक 5 साल पहले जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था तो माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यही करके आए थे। मैं आपको जो है ये सुनाता हूँ, ये सुनिए जरा। और उसके साथ साथ में एक निर्णय हमने ये भी लिया कि पिछले 6 महीने में हिमाचल प्रदेश में जो पूर्व में सरकार रही उसने आनंद फानन में बहुत सोचे समझे, बहुत निर्णय किए, घोषणा की, जमीनी स्तर पर वो नहीं है, फाइनेंस की अप्रूवल नहीं है, बजट का प्रावधान उसमें नहीं है, ऐसी बहुत सारी घोषणा की है। उन सारी घोषणा को रिव्यू करेंगे, जनहित में जो ठीक होगा, हमें उसमें लगेगा कि भाई इसमें सारी फॉर्मेलिटी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद जो ये काम किया गया है उस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन विशुद्ध राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से अगर कुछ निर्णय इस तरह से लिए हैं जो जमीन पर अभी तक 6 महीने के बाद भी जो अस्तित्व में नहीं है, तो उनके बारे में पुनर्विचार करने के निर्णय लिया। तो आपने सुना ये, अभी और सुनिए, अभी और भी है कुछ दफ्तरों को लेकर भी रिटायर्ड की बात भी हुई है। बात सुनेंगे तो पूरी बात तभी कहेंगे ना। और उसमें भी हमने एक आज पहली कैबिनेट मीटिंग में एक निर्णय लिया, जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर्स जिनको एक्सटेंशन दी गई है, री एम्प्लॉयमेंट दी गई है, उनकी सारी जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। आज से ही लागू हो जाएंगे ये आदेश। और उसके अलावा
विधानसभा का सत्र जो होना लाजमी है, जरूरी है, अभी विंटर सेशन धर्मशाला में उसकी तारीख 9 तारीख से 12 तारीख तक विधानसभा का सत्र होगा। एक और मुद्दा है, निर्णय वो भी आज आप की सुनिएगा। कैबिनेट की मीटिंग में, वैसे कैबिनेट की सारी प्रोसीडिंग जो है वो आपको पहुंच जाएगी। नौकरियों वाला मामला भी सर, वो नौकरी वाला मामला भी आप सुन लीजिए। कमीशन के तहत लग रहे हैं और एसएससी के तहत लग रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ जो भर्तियां हुई है उसको लेकर भी कोई फैसला हुआ? नहीं, हमने तो आज एक ही निर्णय लिया, जो विभागों में जो भर्तियों का प्रोसेस चल रहा था उसको फिलहाल हमने रोका है, लेकिन जो पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके साथ साथ में जो हमारा ये सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, इसके माध्यम से जो भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है वो यथावत जारी है। सर, नया साल तो ये आपने जो है सुना, आपने जयराम ठाकुर थे, ये आवाज आप पहचान गए होंगे, अंदाज भी आप पहचान गए होंगे। ये जयराम ठाकुर जी थे, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ये फैसले लागू किए थे। इसी तरह के उन्होंने दफ्तर डिनोटिफाई किए थे, ये कहकर कि बजट का प्रावधान नहीं था, हम रिव्यू करेंगे, खोलेंगे। सुखविंदर सुक्खू भी यही कह रहे हैं कि आनन फानन में दफ्तर खोल दिए गए, प्रावधान नहीं किया गया, संस्थान खोल दिए गए, बाकी चीजों का प्रावधान नहीं किया, हम उनके विवेचना करेंगे, जहां तर्क संगत होगा बनाएंगे। दिक्कत क्या है? उन्होंने कहा कि हमने तमाम भर्तियां रोक दी हैं, तमाम भर्तियां रोक दी हैं और सिर्फ वही भर्तियां जो है चलती रहेंगी जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन या सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने शुरू किया है। बाकी विभागीय भर्तियां जो है वो बंद कर दी गई हैं। सुक्खू ने भी यही किया। जयराम जी ने कहा कि हमने रिटायर्ड और टायर्ड की पॉलिसी को सामने रखते हुए उनको घर जाने के लिए कह दिया है। जितनी भी नौकरी की एक्सटेंशन थी वो हमने रद्द कर दी है। अब सुखविंदर सुक्खू ने भी यही किया। फर्क कहां है? आप करें तो सही है, दूसरा करे तो आप कहते हैं कि जबरदस्ती हो गई। वास्तविकता यह है कि इस पूरे मामले में हम जनता को बनाया जा रहा है। वास्तविकता पता चलनी चाहिए। ये तो वही स्थिति होगी ना कि हम करें तो सही, दूसरा करे तो गलत। लेकिन एक नियम की दो व्याख्या नहीं हो सकती। एक काम के दो अलग अलग असर आप नहीं बता सकते। ये वही बात होगी ना, वो पहाड़ी में कहते हैं कि मिंजो छिक आई तो जय माता दी, कहते तुह जो आई तुह दा। हाँ, वही वाला है, वही मामला में है। इसलिए बीजेपी जो अब तिलमिलाई हुई है और आरोप लगा रही है कि विकास के काम रोक दिए, तो बीजेपी को यह भी बताना होगा कि जब वो आए थे और वीरभद्र सिंह की सरकार के 6 महीने के उन्होंने काम इसी तरह से रोक दिए थे, उनकी विवेचना करी थी और कईयों को डिनोटिफाई किया था, नए सिरे से उन पर मंथन हुआ था, नौकरियां जिनको एक्सटेंशन मिली थी वो रद्द कर दी थी, भर्तियां का प्रोसेस रोक दिया था, सिवाय 2 जो नौकरी देने वाली सरकारी संस्थाएं, पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, वो उनको छोड़ के बाकी भर्तियां रोक दी थी। तो वही काम तो अब हुआ है। फर्क कहां है? फर्क कहां है? ये मैं आपको बताना चाहता था। हमने कहा कि आपके सामने रखते हैं, आप बताइए फर्क है या नहीं है। और यह नहीं कहा गया है कि हम खोलेंगे ही नहीं। जयराम ठाकुर ने भी ये नहीं कहा था कि हमने सारे बंद कर दिए, अब हम जो है खोलेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा था कि वीरभद्र सरकार ने चुनाव के लिहाज से आनन फानन में बिना बजट के प्रावधान के, बिना स्टाफ के प्रावधान के कई दफ्तर खोल दिए, हम उनकी विवेचना करेंगे। सुक्खू भी यही कह रहे हैं कि पैसे का प्रावधान नहीं किया, बहुत से खोल दिए दफ्तर और अब हम उनकी विवेचना करेंगे। तो जाहिर है जनाब, जब आप विवेचना कर सकते हैं, आप करें तो विवेचना और दूसरा करे तो जबरदस्ती और अत्याचार, ये कहां का नियम है? हम ये जानना चाहते हैं। किसी भी संस्थान को अगर खोला गया है तो पब्लिक की डिमांड होगी, वोट तो पब्लिक से ही आते हैं। ऐसे में संस्थानों का बंद होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जहां संस्थान तर्कसंगत नहीं है वहां उनको खुलना भी नहीं चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हैंडपंप प्रधान के घर के पास ही पानी निकालता है, जहां गांव होता है वहां नहीं निकालता है। ये जो व्यवस्था है इसको बदलना होगा। जहां ज्यादा घर हैं, जहां ज्यादा लोग लाभान्वित होने वाले हैं, जहां ज्यादा फिजिबिलिटी है, वही होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि इस मामले में सुक्खू ने तो रिवाज ही नहीं बदला है। ही इज जस्ट फॉलोइंग व्हाटसोएवर जयराम ठाकुर हैज डन। वो उनके ही रिवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में तो जयराम ठाकुर जो उनकी टीम को स्वागत करना चाहिए था। कल बिजली विभाग के यूनियन ने स्वागत किया कि हमारे पास, बोर्ड के पास इतना पैसे नहीं है, दफ्तर आनन फानन में खोल दिए, जबकि काम वही है, दफ्तर ज्यादा है, उससे बोझ बढ़ेगा वित्तीय।
तो स्वागत करना चाहिए था। लेकिन राजनीति है जनाब, इसी को राजनीति कहते हैं। हम करें तो बढ़िया और दूसरा करे तो अत्याचार, ये जो है हमको समझना होगा। चलिए बात करते हैं उस अत्याचार की जो हिमाचल प्रदेश के लोगों पर जाने अनजाने में या जानबूझकर, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, लेकिन जो चिंताएं हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की दो बड़े सीमेंट कारखानों को लेकर, उसकी चर्चा करते हैं। लगातार सरकार के अफसर इस पूरे मामले को सुलटाने में लगे हुए हैं। आज सोलन में डीसी सोलन कृतिका कुलहरी के नेतृत्व में दोनों पक्षों की बैठक हुई, लेकिन ये बेनतीजा रही। इस पे कोई सहमति नहीं बन पाई। एसीसी और अंबुजा के जो प्लांट बंद हुए हैं, 7 दिन उनको हो गए हैं, बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये बैठक जो है दोबारा होगी और उधर जो है जो पीड़ित पक्ष है, जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन है, उन्होंने जो है कल से आंदोलन को तेज करने की भी जो है वो चेतावनी दी है। ये तीसरी बैठक थी, लेकिन फैक्ट्री खोलने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला। इतना जरूर तय हुआ कि ट्रक ऑपरेटर और कंपनी प्रबंधन के अधिकारियों की एक कमेटी बनेगी और उसकी लिस्ट जो है दोनों पक्ष वीरवार तक यानी कल तक जो है डीसी सोलन को दे देंगे और उसके बाद वो कमेटी बैठ के तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिला प्रशासन की ओर से डीसी के अलावा एडीसी जफर इकबाल, जिला उद्योग महाप्रबंधक एलआर वर्मा, एसडीएम अर्की केशवराम भी जो है इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन आज जो है इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी का भी बयान आया है, उनकी प्रतिक्रिया आई है, ये हम आपको सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें बहुत खेद है कि हिमाचल प्रदेश की ट्रक यूनियन के अड़ियल रवैये के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। ये मैं गौतम अडानी का पक्ष आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इसमें हमारा कोई जो है वो नहीं है, हम दोनों के पक्ष रख रहे हैं। तो उत्पन्न हुई है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रदेश है, गौतम अडानी लिखते हैं, और बेहतर विकास का हकदार है। क्षेत्र के लोग सीमेंट के बेहतर दाम के हकदार हैं, लेकिन यह ट्रांसपोर्ट यूनियनों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। उच्च परिवहन लागत के कारण पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल के लोगों के लिए सीमेंट की कीमतें अपेक्षाकृत ज्यादा है। गौतम अडानी ने कहा कि बरमाणा और दाड़ला घाट सीमेंट प्लांट पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं और इन संयंत्रों ने स्थानीय लोगों की आर्थिक समृद्धि और राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों कंपनियां राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता कंपनियां भी हैं। हालांकि परिवहन से संबंधित विभिन्न अक्षमताओं के कारण समूह के 2 सीमेंट संयंत्र अव्यवहारिक हो गए हैं। गौतम अडानी के अनुसार इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि स्थानीय परिवहन संघ और जो दूसरे हितधारक हैं वह इस पूरे मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा दरों पर काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, यह मुक्त बाजार की भावना के खिलाफ है। वाहन के आकार, क्षमता आदि के अनुसार माल भाड़े की दरों के लिए खुली निविदा प्रक्रिया होनी चाहिए और ऐसे मामले में सभी हितधारकों के सामने आने वाले मुद्दों को समझकर ही सुलझाया जा सकता है। आपको बता दें कि ट्रक यूनियंस 10 रुपये 58 पैसे क्लिंकर की जो ढुलाई है प्रति किलोमीटर प्रति टन वसूलना चाहते हैं और कंपनी कह रही है कि यह रेट 6 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल होना चाहिए। जाहिर है कि 6 बहुत कम है, कंपनी को लगता है कि 10 रुपये 58 पैसे ज़्यादा है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि एक सरकारी रेट भी इसमें आ सकता है, यानी 9 रुपये के आसपास ये रेट होगा। अब उस पर सहमति बनती है या नहीं बनती है ये देखना होगा, और ट्रक ऑपरेटर इस रेट पर माल ढुलाने को तैयार होते हैं या नहीं होते हैं ये भी देखना होगा। तो ये जो थी वो अब तक की जो है अहम खबरें थी। दफ्तर लगातार बंद हो रहे हैं, 500 के आसपास हो चुके हैं। चिंता नहीं कीजिए, अगर आपका दफ्तर ड्यू है, उसकी फिजिबिलिटी बनती है तो ज़रूर खुलेगा। जहां फिजिबिलिटी बनती होगी वहां अगर दफ्तर नहीं खुला तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये हमारा वादा रहा। लेकिन हमने खुद भी देखा है कि 14 तारीख को आचार संहिता लगी और 13 रात को भी बोर्ड लगे। जाहिर है कि इस तरह की चीज़ों से आप मतदाता को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और उसको ठगने की बेसिकली कोशिश करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमको ठगा नहीं जाना चाहिए, हमको ठगा नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको क्या लगता है कि कोविड को लेकर सेंटर ने जो एक तरह से अलर्ट जारी किया है, आज जो नई बात सामने आई, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अपील की कोविड के बहाने, आपको लगता है कि सारा कोविड का मामला वही है या कुछ और है? आप जरूर बताएं, क्योंकि देखिए सितंबर में 3 वेरिएंट आए, चर्चा आज तक नहीं हुई BF7 वेरिएंट की। अब BF7 वेरिएंट ने चाइना में, बाकी दूसरी कंट्रीज में, जापान में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, जर्मनी में कोहराम मचाया हुआ
अब चर्चा यहां हो रही है 4 महीने सरकार कहां थी? चुनाव में या कुछ और मामला था? यह बताएं जी। नहीं अनिल जी, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन की खबर कल देंगे, आज मामला कुछ लंबा हो गया है और 9:25 हो गया ऑलरेडी, आधा घंटा हो गया है। कल करेंगे जी, करेंगे इसकी चर्चा। इब्तदाई इश्क कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। अमना खातून जी, ये दफ्तर वो है जैसे मान लीजिए नेताजी गए गांव में, गांव वालों ने कहा कि जनाब बोर्ड तो हमारे पास है लेकिन हमारे स्कूल को मिडिल से आप हाई कर दीजिए। तो नेताजी ने कहा कि इसकी नोटिफिकेशन मैंने शाम को करवा देनी है, नोटिफिकेशन हो गई। अब बैठना तो सेशन अप्रैल से ही है, नेताजी को बोर्ड चाहिए नवंबर या दिसंबर में, तो जाहिर हो गई। इसी तरह से कि आपके यहाँ सब तहसील को तहसील बना दिया गया है, नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन जो वास्तविक चीजें थी, जो फिजिबिलिटी थी उसकी, ना उसके लिए भवन है ना उसके लिए स्टाफ है, बस लोगों के लिए कह दिया कि हमने नोटिफिकेशन की। और हम लोगों की भी ये गलती है कि हम मान जाते हैं कि नोटिफिकेशन होगी तो चले यार ये बनी तो अगली बार जो हो ही जाना। ये जो मानसिकता है ये नेताओं को इस तरह करने के लिए उकसाती है, उनको छूट देती है, और ये सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। अगर जयराम ठाकुर जी को मैंने आपको सुनाया, आपको जयराम ठाकुर जी ने यह कहा था कि वीरभद्र सिंह सरकार ने जाते जाते चुनावी लाभ लेने के लिए कई दफ्तर खोले थे, और अब सुक्खू कह रहे हैं कि जयराम सरकार ने जाते जाते चुनावी लाभ दफ्तर लेने के लिए कई दफ्तर खोले थे। तो दूध का धुला कोई नहीं है, दूध का धुला कोई नहीं है, दोनों ही दोषी हैं। जाहिर है कि दिक्कत कहीं ना कहीं तो है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खांपा जी, तेंजिंग खांपा जी, शुक्रिया। आप शायद लाहौल स्पीति या किन्नौर से जुड़े हैं और वहां बहुत ठंड है इसके दौरान। नहीं 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 नहीं, वरुण जी क्या कह रहे हैं, वरुण वैद्य जी, लॉकडाउन नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत में 3590 केस हैं। एक समय हिमाचल प्रदेश में ही एक समय में 10,000 एक्टिव केसेस थे। कहां, अब नहीं। लॉकडाउन बीते जमाने की बात होगी। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया तो लगवा लीजिए, लगवा लीजिए। प्रवीण ढटवालिया जी जोहान्सबर्ग से हमको देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। साउथ अफ्रीका में भी 26,000 के आसपास केस है। प्रवीण जी, वी विश यू गुड हेल्थ, आप अपना ख्याल रखिएगा जी। देखिए ये ठीक है जी, मैं ठीक कह रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ, हेमंत जी कह रहे हैं कि मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ और महंगाई है जी, बिल्कुल है। 100 रुपये को डीजल पहुंच रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पे जो है मिल बैठ के कोई सर्वमान्य हल निकालना होगा, ये सीमेंट कंपनी वाला मामला। और जाहिर है कि 6 रुपये वाला जो रेट है, तो तब तो डीजल भी 22-25 रुपये था मेरे ख्याल से, जब 6 रुपये मिलता था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महंगाई तो ऊपर जा रही है तो रेट भी थोड़ा आगे ही बढ़ेंगे। तो कितना बढ़ते हैं कितना नहीं, देखना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 10.58 नहीं तो 9 रुपये 6 पैसे वाला रेट जो है वो शायद कुछ दिन के लिए सूट कर जाए, लेकिन फिर तेल के दाम बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, देखना तो होगा जी। थैंक यू वेरी मच जी। अजय शर्मा जी, मैं आपकी सेवा में हमेशा रहूंगा और पढ़ते रहेंगे जी, रोज मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। मोहित ठाकुर जी, बाल वहीं कटवाए जहां सब कटवाते हैं। जी राकेश जी, वोकेशनल टीचर का मुद्दा मेरे ध्यान में है, जो IT 817 का मुद्दा मेरे ध्यान में है, होम गार्ड वाले मेरे ध्यान में है, पुलिस के भाइयों का भी कुछ मसला अभी है वो मेरे ध्यान में है। चिंता ना करें, आप आएंगे। अभी तो हनीमून पीरियड है सरकार का, उसको होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। थैंक यू जी।